हेलो फ्रेंड्स, समित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले दोस्तों केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का दोस्तों क्लास नोट्स करेंगे दोस्तों, जो कि एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी पर आधारित है दोस्तों। इसमें छठा से लेकर 12th तक का टोटल दोस्तों महत्वपूर्ण पॉइंट्स दिया गया दोस्तों। जो भी दोस्तों यह सेशन आपके शिक्षक भर्ती 4.0 के लिए दोस्तों समझिए रामबाण है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इसमें जो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रेंड्स, उसमें समझिए आपका एनसीईआरटी से ही दोस्तों क्वेश्चन रहने वाला है। तो एनसीईआरटी का टोटल पॉइंट्स दोस्तों इस बुक में दिया गया, जिसका दोस्तों हम लोग अभी तक में 3 से 4 सेशन दोस्तों हम लोग खत्म कर चुके हैं दोस्तों। और इसका दोस्तों आज जो हम लोग पहला टॉपिक करने वाले फ्रेंड्स, देखिए ये भाग फर्स्ट हम लोग का चल रहा है दोस्तों इसमें, जिसमें भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट किए हुए दोस्तों, जिसमें पदार्थ उसकी संरचना दोस्तों ये मेटल्स एंड इट्स स्ट्रक्चर दोस्तों इसमें चल रहा है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है ये भारत भौतिक रसायन फिजिकल केमिस्ट्री, और ये भाग फर्स्ट दोस्तों हम लोग का चल रहा है दोस्तों। भाग फर्स्ट खत्म हुआ तब से दोस्तों भाग सेकंड स्टार्ट करेंगे। देखिए दोस्तों, इसका दोस्तों अभी तक में दोस्तों हमारा जो पॉइंट चल रहा है फ्रेंड्स, ये देखिए रासायनिक परिवर्तन, इसे पीछे तक कर चुके थे दोस्तों। अभी होने वाला हम लोग का रासायनिक परिवर्तन। देखिए दोस्तों, केमिकल चेंज वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नया पदार्थ बनता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है दोस्तों। और देखिए दोस्तों, इस परिवर्तन के बाद पदार्थ को अपनी पूर्वावस्था में नहीं लाया जा सकता है दोस्तों। ये अस्थायी व अनुत्क्रमणीय होते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। इसमें पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो जाता है, जैसे दूध का दही बनना, लोहे पर जंग लगना, किसी पदार्थ का जलना, भोजन का सड़ना, पटाखे जलाना, प्रकाश संश्लेषण, भोजन का पाचन, सेब के कटे हुए भाग, परत का रंग परिवर्तन, भूरा रंग होना आदि। प्लास्टिक अपमार्जक को रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा ही बनाया जाता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में नए उत्पाद बनने के अतिरिक्त कुछ अन्य घटनाएं भी हो सकती हैं, जैसे ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण, पराबैंगनी का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित होना, ध्वनि का उत्पन्न होना, गंध में परिवर्तन होना या किसी नई गंध का बनना, रंग में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना आदि। लोहे को आर्द्र वातावरण में रखने पर जंग लगता है। जंग लोहा नहीं होता है, यह पदार्थ रंग लोहे का ऑक्साइड Fe2O3 में परिवर्तित हो जाता है। यह लोहा के यौगिक होते हैं। जंग से लोहा नष्ट हो जाता है दोस्तों। जैसे कि फ्रेंड्स, लोहा में जंग लगना फ्रेंड्स एक रासायनिक ऑक्सीकरण या रिडॉक्स अभिक्रिया है। जंग का रासायनिक सूत्र दोस्तों देखिए Fe2O3 इंटू XH2O होता है दोस्तों। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड या FeOS3 फेरिक डाइऑक्साइड मतलब हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। जंग लगने के लिए 2 घटक आवश्यक है दोस्तों, जल वाष्प एवं ऑक्सीजन। जल वाष्प एवं ऑक्सीजन के कारण ही दोस्तों ये जंग लगता है दोस्तों। जंग से बचने के लिए इस पर पेंट, ग्रीस, जस्ते का लेपन आदि किया जाता है। लोहे में कार्बन, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाने पर स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। कटे हुए सेब को वायु में खुला छोड़ने पर कटी हुई सतह पर आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, जिससे उसकी सतह लाल भूरी हो जाती है दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, मेहंदी में क्विनोन, नेफ्थोक्विनोन तथा लासोन जैसे प्रमुख रासायनिक यौगिक होते हैं। लासोन स्वयं रंगहीन होता है, किंतु यह जब वायु या सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आता है तो लाल रंग का एक यौगिक बनाता है दोस्तों। याद रखिए फ्रेंड्स, लासोन मेहंदी में दोस्तों क्विनोन, नेफ्थोक्विनोन तथा लासोन होता है दोस्तों, इसी कारण लाल होता है दोस्तों। अमोनियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को आपस में मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड का सफ़ेद धुआं बनता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, द्रव की अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज ऑफ मैटर। देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट तापमान का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर दोस्तों, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे कणों में तीव्र गति से कंपन होने लगता है। ऊष्मा के द्वारा प्रदत्त की गई ऊर्जा कणों के बीच के आकर्षण बल को पार कर लेती है, जिससे ये कण अपने नियत स्थान को छोड़कर स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। एक अवस्था ऐसी आती है जब ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है दोस्तों। वह ताप जिस पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों ये कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, किसी ठोस का गलनांक उसके कणों के बीच आकर्षण बल के सामर्थ्य को दर्शाता है।
तापमान की उपस्थिति में गलने की क्रिया को संगलन फ्यूजन भी कहते हैं दोस्तों। तापमान की उपस्थिति में गलने की क्रिया को संगलन फ्यूजन भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, एक है दोस्तों वायुमंडलीय, एक वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए कि जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा एंथैल्पी कहते हैं। ठोस अवस्था देखिए फ्रेंड्स, ये ठोस अवस्था दोस्तों ऊष्मा डालने में दोस्तों द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, फिर ऊष्मा देंगे दोस्तों गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। फिर गैसीय अवस्था को देखिए शीतलता करेंगे दोस्तों तो द्रव बनेगा, और द्रव को फिर शीतल करेंगे दोस्तों तो ये ठोस बन जाता है दोस्तों। द्रव को ताप देने पर कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ने से द्रव गैस में बदलते हैं। वह ताप जिस पर द्रव गैस में बदलता है उसे क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं दोस्तों। एक वायुमंडलीय दाब पर 1 कीड़ा द्रव को उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पन की प्रसुप्त ऊष्मा या गुप्त ऊष्मा एंथैल्पी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, दाब का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब का प्रभाव दोस्तों, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब लगाने पर गैस के कण समीप आते हैं। दाब लगाने पर गैस के कण समीप आते हैं फ्रेंड्स। इनके मध्य दूरी घटने पर गैस अवस्था द्रव में बदल जाती है, परंतु अत्यधिक दाब लगाकर द्रव को ठोस नहीं बना सकते दोस्तों, क्योंकि अत्यधिक दाब लगाकर द्रव को ठोस नहीं बना सकते क्योंकि द्रव में संपीड्यता अत्यंत कम होती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, ये चित्र हो गया। देखिए ये देखिए फ्रेंड्स, ये द्रव हो गया। द्रव को अगर वाष्पीकरण करेंगे, वाष्पीकरण अगर खोलाएंगे तो दोस्तों ये गैस बन जाएगा। गैस को दोस्तों अगर क्या निक्षेपण करते हैं फ्रेंड्स, निक्षेपण करने से ये ठोस बनता है। ठोस को फिर संगलन प्रक्रिया द्वारा इसको द्रव बना देते हैं। फिर देखिए फ्रेंड्स, जैसे देखिए ठोस को अगर ऊर्ध्वपातन डायरेक्ट करते हैं तो ये गैस बन जाता है। गैस को संघनन विधि द्वारा द्रव बनता है, फिर द्रव जमा दे तो ये ठोस बन जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है दोस्तों। वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है फ्रेंड्स। सतह क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है दोस्तों। सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। जैसे कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। तापमान में वृद्धि पर देखिए दोस्तों, तापमान बढ़ने पर अधिक कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिलती है जिससे वे वाष्पीकृत हो जाते हैं। आर्द्रता में कमी पर देखिए फ्रेंड्स, वायु में विद्यमान जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। एक निश्चित तापमान पर हमारे आसपास की वायु में एक निश्चित मात्रा में ही जलवाष्प होती हैं। जब वायु में जल कणों की मात्रा पहले से ही अधिक होती है तो वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। वायु की गति में वृद्धि पर देखिए दोस्तों, वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं। वायु के तेज होने से जलवाष्प के कण वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास जलवाष्प की मात्रा घटती जाती है, वाष्पीकरण की दर तेज हो जाती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण के कारण शीतलता उत्पन्न होती है। वाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रव के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने के कारण शीतलता हो जाती है। एसीटोन के हथेली पर गिरने के कारण वाष्पीकरण होने के कारण ही शीतलता उत्पन्न होती है दोस्तों। तल धूप वाले गर्म दिन के बाद लोग अपनी छत या खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं, क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा गर्म सतह के शीतल बनाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, पदार्थों का शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर, पदार्थों का शुद्धिकरण। प्रकृति में अधिकांश पदार्थ दोस्तों, पदार्थों का शुद्धिकरण देखिए फ्रेंड्स, प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर देखिए फ्रेंड्स, प्रकृति में अधिकांश पदार्थ अशुद्ध रूप में ही पाए जाते हैं दोस्तों। प्रकृति में अधिकांश पदार्थ अशुद्ध रूप में ही पाए जाते हैं, जिन्हें विभिन्न विधियों द्वारा शुद्ध किया जाता है। ये है दोस्तों, एक होता है दोस्तों निस्यंदन देखिए फ्रेंड्स, फिल्ट्रेशन। एक विषमांगी मिश्रण में से द्रव व ठोस को अलग करने की विधि है दोस्तों निस्यंदन। एक द्रव से अगर द्रव व ठोस को अलग करने की विधि, द्रव व ठोस को अगर हम लोग अलग करते हैं फ्रेंड्स, तो ये क्या होता है दोस्तों, निस्यंदन की विधि द्वारा दोस्तों एक विषमांगी मिश्रण में से द्रव व ठोस को हम लोग अलग करने की विधि को निस्यंदन कहते हैं दोस्तों। और नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, निस्यंदन में ठोस पदार्थ फिल्टर पेपर पर एक अवशेष के रूप में एकत्र किया जाता है और द्रव निस्यंद के रूप में प्राप्त होता है। जैसे रेतीले जल से जल को पृथक करना।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स बीनना। बीनना देखिए फ्रेंड्स हैंड पिकिंग देखिए फ्रेंड्स, इस विधि से गेहूं, चावल तथा दालों में से छोटे कंकर मिट्टी के कण व भूसे आदि को जिनका रंग व आकार गेहूं, चावल तथा दालों से भिन्न होता है, उनको हाथों से पृथक किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स छानना, सीविंग। इस विधि द्वारा पदार्थों को चलनी से छानकर शुद्ध किया जाता है, जिसे गेहूं के आटे को उपयोग में लेने से पूर्व चलनी से छाना जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स निष्पावन विनोइंग विधि का उपयोग पवनों अथवा वायु के झोंकों द्वारा मिश्रण से भारी तथा हल्के अवयवों को पृथक करने में किया जाता है। साधारणतया किसान इस विधि का उपयोग हल्के भूसे को भारी अन्य कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। इसमें भूसे के हल्के कण पवन के साथ उड़कर दूर एकत्र होते हैं, जबकि भारी अन्य कण निष्पावन प्लेटफॉर्म के निकट एक ढेर बना लेते हैं। सूप की सहायता से हल्की अशुद्ध को फटक कर साफ करने की विधि को फटकना कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन। घरों में दही से मक्खन, छाछ को पृथक करते हैं। इस प्रक्रिया में बेलूनी की सहायता से दही को पात्र में वृत्ताकार घुमाया जाता है, जिससे भारी अवयव छाछ नीचे रह जाती है एवं हल्का अवयव मक्खन ऊपर आकर तैरने लगता है। पृथक्करण की यह प्रक्रिया अपकेंद्रण कहलाती है। अपकेंद्रण विधि के अन्य उदाहरण दोस्तों एवं देखिए जांच प्रयोगशाला में रक्त और मूत्र की जांच में, और बी में दोस्तों डेयरी तथा घर में क्रीम से मक्खन निकालने की प्रक्रिया में, एवं ये दोस्तों कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़े से जल निचोड़ने में, कपड़े धोने की मशीन में भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में, कपड़े धोने की मशीन में दोस्तों भीगे हुए कपड़ों से जल निचोड़ने में दोस्तों अपकेंद्रण विधि का प्रयोग होता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स थ्रेसिंग देखिए दोस्तों विभिन्न अनाज जैसे चावल, दाल व गेहूं के पौधों को खेतों में सुखाया जाता है। फिर अनाज के दानों को पृथक करने के लिए सूखे पौधों को पत्थरों तथा लकड़ी के पट्टों पर पीटा जाता है। इस प्रक्रम को थ्रेसिंग कहते हैं। वृहत स्तरों पर यह कार्य को थ्रेसिंग मशीनों द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। जल को उसके वाष्प में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। समुद्र से नमक इसी विधि से प्राप्त होता है। जल वाष्प बनकर उड़ जाता है, वह नमक शेष रह जाता है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस। इस विधि से लोहे के कणों को मिश्रण से पृथक किया जाता है। दोस्तों चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा। नेक्स्ट फ्रेंड्स अवसादन, निस्तारण तथा निस्यंदन, सेडिमेंटेशन, डिसेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। जब चावल तथा दाल में धूल मिट्टी के हल्के कण होते हैं, तब चावल या दाल को जल से धोया जाता है। तब उन पर चिपकी हुई अशुद्धियाँ जैसे मिट्टी व धूल के कण पृथक हो जाते हैं। ये अशुद्धियाँ जल में पानी चली जाती हैं, वह जल मटियाला हो जाता है। चावल या दाल के कण भारी होने के कारण जल में नीचे बैठ जाते हैं, जिसे अवसादन कहते हैं। वह मटियाले जल को उड़ेल कर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को निस्तारण कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स यदि निस्तारण विधि में कोई अशुद्धि रह जाए तो उसे छन्नी से छान लेते हैं। इस प्रक्रम को निस्यंदन कहते हैं। जल वाष्प का जल में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन, कंडेंसेशन कहलाती है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स किसी विलयन से वाष्पीकरण और संघनन विधि द्वारा शुद्ध द्रव को प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसवन, डिस्टिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स क्रिस्टलीकरण देखिए दोस्तों, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण एक संतृप्त विलयन से ठोस क्रिस्टल बनने की प्रक्रिया है। ठोस को द्रव से अलग करने के लिए क्रिस्टलीकरण की विधि द्रव के वाष्पन से आरंभ होती है। हालांकि क्रिस्टलीकरण में जब विलयन काफ़ी सांद्र हो जाता है तो वाष्पन को रोक दिया जाता है। इससे सांद्र विलयन को धीरे धीरे ठंडा करने पर क्रिस्टल बनते हैं, जो निस्यंदन प्रक्रिया द्वारा अलग किए जाते हैं, जैसे चाशनी से शक्कर पृथक करना। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन। जब ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वे बिना द्रवित हुए सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाते हैं, तब ठंडा करने पर सीधे ठोस में बदलते हैं। इस गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जैसे नौशादर, आयोडीन, कपूर, नेफ्थेलिन, बेंजीन, एथ्रासीन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड आदि ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाते हैं। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स विभेदी निष्कर्षण, डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन।
एक्सट्रैक्शन। देखिए यह अमिश्रणीय द्रवों को पृथक करने की विधि है। जैसे तेल व जल मिश्रण को पृथककारी कीप में डालने पर दोनों द्रवों की भिन्न भिन्न परतें प्राप्त होती हैं। स्टॉप कॉक खोलने पर पहले भारी द्रव एवं बाद में हल्का द्रव प्राप्त होता है दोस्तों। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आसवन डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन दोस्तों, जब द्रव में घुलनशील ठोस उपस्थित हो तो मिश्रण को उबालने पर द्रव वाष्पित हो जाता है एवं वाष्प को ठंडा करने पर संघनन के कारण शुद्ध द्रव प्राप्त होता है। इस प्रक्रिया को आसवन कहते हैं, जैसे जल का आसवन आदि। निम्न पदार्थों का आसवन विधियों द्वारा औद्योगिक उत्पादन होता है। निम्न पदार्थों का आसवन विधियों द्वारा औद्योगिक उत्पादन होता है, जैसे गैसोलीन, आश्रित जल और जाइलिन, एल्कोहल, पैराफिन, केरोसिन एवं अन्य द्रव। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, आश्रित विधि द्वारा निम्न को अलग किया जाता है। आश्रित विधि द्वारा निम्न को अलग किया जाता है फ्रेंड्स। एक हो गया दोस्तों इथेनॉल और जल, सेकेंड हो गया कच्चा तेल, थर्ड हो गया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं जल, चौथा एसीटोन और जल, इथेनॉल और गैसोलीन, मिथाइल एसीटेन और मिथेनॉल, बेंजीन और टालवीन, साइक्लोहेक्सेन और टालवीन, मेथनॉल और आइसोप्रोपिल, अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल, हेक्सेन और हेप्टेन, एनिलीन और जल एवं ग्लिसरॉल और जल, और नेक्स्ट देखिए प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। प्रभाजी आसवन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों के क्वथनांक का अंतर 25 के से कम होता है के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का प्रयोग किया जाता है। जैसे पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों को पृथक करना, वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण, ये सब दोस्तों क्या है दोस्तों, प्रभाजी आसवन है दोस्तों। जैसे देखिए फ्रेंड्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का देखिए दोस्तों ये चित्र हो गया दोस्तों। सबसे पहले देखिए दोस्तों इसमें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बटेज एंड लाइटर प्रोडक्ट इसमें दोस्तों ऊपर में रखा जाता है, फिर गैसोलीन रहता है दोस्तों इसमें, फिर नेफ्थला रहता है, केरोसिन रहता है, डीजल ऑयल रहता है, फ्यूल रहता है दोस्तों। ये सब वो दोस्तों गर्म जब करते हैं दोस्तों ये सब चीज़ तब ऐसे ऐसे दोस्तों ये सब प्राप्त होता है फ्रेंड्स। आगे देखिए फ्रेंड्स, इसका उपकरण साधारण आसवन विधि के समान ही होता है दोस्तों। केवल आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच एक प्रभाजी स्तंभ का प्रयोग किया जाता है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के गुटकों से भारी होती है। ये गुटके वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों प्रभाजी आसवन का ये देख लीजिए आप लोग चित्र देखिए फ्रेंड्स, प्रभाजी आसवन का ये है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स इसमें ये एक रॉड हो गया फ्रेंड्स प्रभाजी आसवन, और ये दोस्तों नीचे में एक स्टोव है दोस्तों। ये विकर हो गया फ्रेंड्स, विकर में देखिए दोस्तों नीचे में मिश्रण है फ्रेंड, आसवन फ्लास्क है दोस्तों ये हो गया, और यहाँ पे एक कॉर्क है फ्रेंड्स, और ये देखिए एक ये हो गया थर्मामीटर। देखिए दोस्तों इसमें कॉर्क में ये थर्मामीटर अगर हम डालते हैं तो उसके बाद देखिए दोस्तों ये जो है दोस्तों ये तीर वाला दोस्तों ये क्लैप है, प्रभाजी कॉलम है, ये प्रभाजी कॉलम है फ्रेंड्स ये। और यहाँ से दोस्तों जल निर्गत होगा, जब इसको हम खोलाते हैं तो ये कॉर्क में से जो निकलता है जल निर्गत होगा दोस्तों यहाँ पे, ये यहाँ से डायरेक्ट दोस्तों ये जल संघनन द्वारा यहाँ पे दोस्तों फिर शुद्ध द्रव यहाँ पे हम लोग का बन जाएगा। शीतल जल जब यहाँ पे निवेश किया जाएगा तब दोस्तों। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, वायु एक समांगी मिश्रण है तथा इसके घटकों को प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है दोस्तों। वायु के घटकों का पृथक्करण देखिए फ्रेंड्स, सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ एयर इस विधि के विभिन्न चरणों को दर्शाता है। जैसे वायु दाब बढ़ाकर तथा तापमान कम करके वायु को संगठित तथा ठंडा करना, और द्रवीय वायु इसको देखिए प्रभाजी आसवन कॉलम में वायु को धीरे धीरे गर्म करना। फिर देखिए विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण। क्वथनांक देखिए ऑक्सीजन, आर्गन, नाइट्रोजन। क्वथनांक 0 डिग्री सेल्सियस पे दोस्तों -183 डिग्री सेल्सियस पे ये जम जाएगा, आर्गन -86 डिग्री पे, नाइट्रोजन -196 डिग्री पे। वायु प्रतिशत आयतन दोस्तों 20.9 होगा इसमें, ऑक्सीजन में, आर्गन में 0.9 होगा दोस्तों, और नाइट्रोजन में 78.1 होगा। वायु से गैसों को प्राप्त करने के लिए प्रवाह देखिए फ्रेंड्स। फिर देखिए क्रोमेटोग्राफी इस तकनीक में अधिशोषण विधि द्वारा मिश्रण के घटकों को अलग किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी मिश्रण को अलग करने की एक प्रमुख विधि है दोस्तों।
क्रोमेटोग्राफी शब्द 1906 में रूसी वनस्पति शास्त्री मिखाइल त्वेट द्वारा दिया गया था दोस्तों। ये क्रोमेटोग्राफी शब्द दोस्तों 1906 में रूसी वनस्पति शास्त्री मिखाइल त्वेट द्वारा दिया गया था दोस्तों। इस विधि द्वारा दोस्तों डाई के रंगों को पृथक करते हैं, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करते हैं, रक्त से नशीले पदार्थ को पृथक करते हैं दोस्तों क्रोमेटोग्राफी द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, विसरण तथा वाष्पीकरण पर आधारित प्रमुख दैनिक घटनाएं। एवरीडे एग्जाम्पल्स ऑफ डिफ्यूजन एंड इवेपोरेशन। देखिए 1 नंबर में दोस्तों, गर्मियों में सूती वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया के कारण गर्मी में हमें ज़्यादा पसीना आता है। पसीने के वाष्पीकरण के लिए ऊष्मीय ऊर्जा हमारे शरीर से अवशोषित होती है, जिससे शरीर की शीतलता मिलती है। क्योंकि सूती कपड़ों में जल का अवशोषण अधिक होता है, इसलिए हमारा पसीना इसमें अवशोषित होकर आसानी से वायुमंडल में वाष्पीकृत हो जाता है। इसलिए गर्मियों में हमें सूती कपड़े ही पहनने चाहिए फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, आज के सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं रहने देते हैं दोस्तों। कल हमारा दोस्तों ये फर्स्ट चैप्टर जो है दोस्तों, ये फर्स्ट चैप्टर कल दोस्तों हमारा पदार्थ उसकी संरचना दोस्तों, ये फर्स्ट दोस्तों हम लोग का खत्म हो जाएगा। और कल दोस्तों हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों, परसों सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों। सेशन देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को एक लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और किसी एक ग्रुप में फ्रेंड्स इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।